हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। इसी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए आज हम लोग फिर से भाषा अधिगम और अर्जन की जो सेकंड क्लास है उसको लेकर आए हैं। तो शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। टॉपिक है भाषा अधिगम तथा अर्जन पर निम्न परिस्थितियों का प्रभाव पड़ता है। इन प्रभावों को समझने के लिए और इसके आगे की पूरी व्यवस्थाओं को समझते हैं कि सामाजिक परिवेश का सबसे पहले तो प्रभाव जो परिस्थितियों का पड़ता है वो है सामाजिक परिवेश। मतलब जब अधिगम और अर्जन की बात आती है तो बच्चे का जो सामाजिक परिवेश होता है वो कैसा है ये देखा जाता है, और अर्जन करने के लिए भी और अधिगम करने के लिए भी। तो अधिगम करना और अर्जन करने की बातें मैं आपको पिछले वाले वीडियो में सिखा चुका हूँ, उसको ध्यान से पढ़िएगा, उसके बाद आपको ये वीडियो समझ में आएगा। भाषा परिवेश वाली जो स्थिति है इसका समर्थन किया था वाइगोत्स्की ने। सीखने की इच्छा शक्ति, सीखने की इच्छा शक्ति का मतलब ये होता है कि बच्चे के अंदर कितनी विल पावर है, उस चीज को प्राप्त करने की या गेन करने की शक्ति कितनी है, क्या वो उस चीज को प्राप्त करने के लिए तैयार है। उसके भी दो रूप बताए गए इच्छा शक्ति के, एक होता है प्राथमिक और एक होता है द्वितीयक और तृतीयक भाषा के रूप में। तो प्राथमिक भाषा मातृभाषा सहजता से सीख लेता है क्योंकि वहां तो परिवेश ऐसा मिल जाता है ना, उसका घर का माहौल होता है इसलिए। जबकि द्वितीयक और तृतीयक भाषा सीखने के लिए इच्छा शक्ति निर्भर करती है। इच्छा शक्ति पर निर्भर करती है का मतलब यह है कि जो सेकेंडरी भाषा और तृतीयक भाषा होती है, जैसे कि हिंदी हो गया या इंग्लिश हो गया, उर्दू हो गया, संस्कृत हो गया या मलयालम हो गया, कन्नड़ हो गया, अन्य भाषाओं की बात कर रहा हूँ, तो उनको सीखने के लिए इच्छा शक्ति की बात करता है। जबकि मातृभाषा तो ऐसा है कि उसको आने लगती है। सीखी जाने वाली भाषा का छात्र के जीवन से संबंध, बच्चा उस भाषा को बड़ी जल्दी से या शीघ्रता से सीख लेगा जिसका संबंध उसके जीवन के साथ सीधा होगा। मतलब डायरेक्ट उसके साथ वो 1-to-1 हो रहा होगा। अगर डायरेक्ट नहीं है, उसको ज्यादातर लाभ उसमें नजर नहीं आ रहा है, तो फिर उसको आसानी से नहीं सीखेगा वो। बालक उन विषय वस्तु को शीघ्र सीख लेता है जिससे दैनिक जीवन में उसका अधिक संबंध होता है। छात्र की मानसिक तथा शारीरिक स्थिति, मानसिक और शारीरिक का मतलब ये भी होता है कि बच्चा कितनी उम्र का बच्चा है, उसकी शारीरिक स्थिति कैसी है, मानसिक स्थिति कैसी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो बार बार बीमार पड़ रहा है पर वो भाषा सीखना चाहता है, पर मान लीजिए आज भाषा सीखने की क्लास में बैठा और कुछ दिन बाद बीमार पड़ गया तो फिर वहाँ गैप हो गया, तो वो जो बीच में गैप की जो आपूर्ति है वो कैसे करेगा वो, क्योंकि उस बीच में तो बहुत सारी चीज़ें छूट चुकी होगी। तो उसके मन में धीरे 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 फिर नेगेटिविटी आने लगती है और रुचि भी उसकी खत्म होने लग जाती है, क्योंकि वो बार बार उस चीज को उसको मेहनत बहुत करनी पड़ती है ना, इसीलिए। अगला, शिक्षण विधि तथा शिक्षक का व्यवहार, ये भी बहुत डिपेंड करता है कि बच्चे का भाषा अधिगम या अर्जन करने के लिए कि शिक्षण विधियां कैसी हैं और शिक्षक का व्यवहार कैसा है उसके प्रति। ये बहुत मायने रखता है कि बच्चा सीखने के लिए कितना आतुर है। फिर अगली बात यहाँ पर, सांस्कृतिक भिन्नता भी एक कारक है। सांस्कृतिक भिन्नता मतलब होता है कि हमारी संस्कृति, सभ्यता, हमारा परिवेश कैसा है, ये भी बहुत मायने रखता है कि बच्चे के सीखने पर कितना प्रभाव पड़ेगा। अब जो बिंदु है वो है भाषा अधिगम और अर्जन में अंतर। भाषा अधिगम और अर्जन में अंतर। तो भाषा अधिगम और अर्जन की बात करें तो मैंने ये कॉलम वाइज आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। भाषा अधिगम की बात करें तो भाषा अधिगम के लिए जागरूक प्रयास करने पड़ते हैं। जागरूक मतलब हमें स्वयं अपनी तरफ से एफर्ट लगाने पड़ते हैं, जबकि भाषा अर्जन करने के लिए एक प्राकृतिक प्रक्रिया और यह अवचेतन रूप से भी हो जाता है। मतलब हमने कहीं सुनी, कहीं पर ऐसा कुछ होर्डिंग पर कहीं कुछ लिखा हुआ है तो वहां से पढ़ लिया, कहीं देख लिया। जबकि अधिगम के लिए हमें प्रयास करने पड़ते हैं और इसके लिए ऐसा है कि नेचुरल है, कहीं पर सुनने को मिल गया, पढ़ने को मिल गया, बोलने को मिल गया। आप लोगों ने एक फिल्म देखी होगी या नहीं देखी होगी, नन्हे जैसलमेर। उसमें एक बालक होता है जिसको लगभग बहुत सारी भाषाएं आती है, फ्रेंच आती है, स्पेनिश आती है, इंग्लिश आती है और उसको न जाने विश्व की कई सारी भाषाएं आती हैं। जैसलमेर में जो गाइड वगैरह होते हैं वो स्कूल नहीं गया था बच्चा, पर उसको बहुत सारी भाषाएं आती, क्योंकि वो माहौल वैसा होता है ना, तो वो अर्जित कर लेता है सुन सुनकर। वो एक्सेंट पकड़ लेता है वो।
भाषा अधिगम के नियम और ग्रामर की जरूरत पड़ती है। भाषा अधिगम में नियम और ग्रामर की जरूरत पड़ती है, जबकि अर्जन के लिए वातावरण और आसपास के लोगों के माध्यम से ही सीखा जा सकता है। भाषा अधिगम के द्वारा हम पढ़ना लिखना सीख जाते हैं, जबकि अर्जन के द्वारा हम बोलना और समझना सीख लेते हैं। भाषा अधिगम में किताब और व्याकरण की बहुत ज़रूरत पड़ती है, जबकि भाषा अर्जन में किताब और व्याकरण की ज़रूरत नहीं होती है। यही मैं आपको बात बताना चाह रहा हूँ। नन्हे जैसलमेर जो मूवी है उसमें ये बात बड़ी अच्छे से समझ में आती है, भाषा को लेकर, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम को लेकर। भाषा अधिगम में सहजता नहीं होती, अर्जन में बड़ी सहजता होती, बड़ी सरलता से हम लोग सीख लेते हैं। भाषा अधिगम में कुशलता होती है। कुशलता इसलिए होती है क्योंकि इसमें व्याकरण वगैरह सब कुछ होती है, इसलिए वो कुशल होती है, स्पष्ट हो जाती है। जबकि भाषा अर्जन में कुशलता नहीं होती क्योंकि इसमें थोड़ा सा त्रुटियां मिल सकती हैं। भाषा अधिगम स्वाभाविकतः नहीं होता है, जबकि भाषा अर्जन स्वाभाविक हो जाती है। ये सब भाषा अधिगम अर्जन सीखने सिखाने की पद्धतियां हैं। ये दोनों जो है सीखने सिखाने की पद्धतियां हैं, हम यूं कह सकते हैं, पर दोनों की प्रक्रियाओं में थोड़ा अंतर है। ये मैंने आपको यहां समझाने का प्रयास किया है। आप लोग इसको ध्यान से समझिएगा। चलिए अगले बिंदु की तरफ बढ़ते हैं, और अगला बिंदु है आप लोगों के पास ये। बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, अतः उनके लिए समृद्ध भाषा परिवेश उपलब्ध कराया जाना चाहिए। एक ऐसा माहौल क्रिएट करके दे कि बच्चा बहुत सारी चीज़ें घर में ही सीख ले। अगर आपको इंग्लिश सिखाना है तो इंग्लिश में आप लोग बात कीजिए, उर्दू सिखाना है तो उर्दू में बात कीजिए, संस्कृत में बात कीजिए, मराठी में बात कीजिए, तो वो बच्चा भाषाओं को धीरे धीरे सीख लेता है। भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में गढ़ने का आशय, गढ़ने का मतलब होता है किस चीज़ को बनाना, गढ़ने का आशय सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश से है। हम किसी चीज़ को कब गढ़ते हैं, कब बनाते हैं, निर्मित करते हैं, तो हमारी परिस्थिति जैसी होगी, हम उसके आसपास जैसा माहौल क्रिएट करेंगे, जिसमें बच्चा स्वाभाविक रूप से अपने घर और समाज के वातावरण से भाषा अर्जित कर लेता है। भाषा के अंदर शब्द, व्याकरण और वाक्य और बहुत सारी चीज़ें शामिल होती हैं। भाषा सीखने में सहायक होते हैं कौन कौन? तो परिवार सबसे पहले, दूसरा परिवेश, विद्यालय, पड़ोसी, मित्र, ये सभी सहायक तत्व होते हैं और सभी सहायक चीज़ें हो सकती हैं। अब आते हैं भाषा शिक्षण के सिद्धांत। सिद्धांत से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ये क्वेश्चन आपको सीडीपी में भी काम आएंगे। भाषा के विकास के भिन्न सिद्धांत है, और यह सिद्धांत अंतर आनुवांशिकता व वातावरण पर अलग अलग चरणों को दर्शाते हैं। सहज या देशीय सिद्धांत आनुवांशिकता की भूमिका पर केंद्रित है, जबकि व्यवहारवादी, समाजवादी, संज्ञानवादी और समाजशास्त्रीय सिद्धांत पर्यावरण की दृष्टि पर निर्भर करते हैं। याद रखिए, क्वेश्चन यह आएगा कि व्यवहारवादी, समाजवादी, संज्ञानवादी और समाजशास्त्रीय सिद्धांत किस दृष्टिकोण पर आधारित होते हैं? तो याद रखना, पर्यावरण पर होते हैं, जबकि सहज या देशीय सिद्धांत आनुवांशिकता की भूमिका पर केंद्रित होते हैं। यहाँ आनुवांशिकता की भूमिका का मतलब है माता पिता और परिवारजन की बात कर रहे हैं। देखो फिर एक क्वेश्चन है, सहज या देशीय सिद्धांत आनुवांशिकता की भूमिका पर केंद्रित है, ये किसने कहा है? तो चॉम्स्की ने कहा है। जबकि व्यवहारवादी, समाजवादी, संज्ञानात्मक और समाजशास्त्रीय सिद्धांत पर्यावरण दृष्टिकोण पर आधारित होते हैं या जोर देते हैं, ये बात जीन पियाजे, स्किनर और बंडूरा ने कहा है, अल्बर्ट बंडूरा ने। अब यहाँ पर चॉम्स्की के सिद्धांत की तरफ थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। नॉम चॉम्स्की जो कि यूएसए से हैं, इनका सिद्धांत सहज या देशीय सिद्धांत है जो आनुवांशिकता पर निर्भर करता है। लिखा हुआ है यहाँ पर, आप लोग एक एक बात बड़े ध्यान से पढ़िए, इनसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक। चॉम्स्की कहते हैं कि भाषा सीखे जाने के क्रम में वैज्ञानिक पड़ताल भी साथ साथ चलती रहती हैं। वैज्ञानिक पड़ताल क्या होती है? सीखने का मतलब होता है वैज्ञानिक पड़ताल, मतलब हमने जो सीखा है वो बोले हमारी एक कह सकते हैं कि कुछ मस्तिष्क में ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं, गले में होते हैं, उसके माध्यम से सीखते हैं, तो ये सब वैज्ञानिक चीज़ों को कहते हैं वो।
ठीक है, एलईडी का सिद्धांत, एलईडी का सिद्धांत देंगे वो, है ना। अभी देखते हैं कौन सा होता है एलईडी का सिद्धांत। जनरेटर थ्योरी देते हैं, जनरेटर थ्योरी अब आप लोगों ने नाम सुना ही होगा, जनरेटर वगैरह, एलईडी वगैरह। तो ये सिद्धांत जो होते हैं चॉम्स्की ने दिए हैं। वैज्ञानिक पड़ताल क्या है इसके बारे में देखते हैं। इस अवधारणा में आंकड़ों का अवलोकन, वर्गीकरण, संकल्पना, निर्माण और इत्यादि का शास्त्रीय मतलब आंकड़ों का अवलोकन, वैज्ञानिक पड़ताल में बोला है इसने कि आंकड़ों का अवलोकन, वर्गीकरण, संकल्पना, निर्माण आदि का शिक्षा शास्त्र में महत्वपूर्ण योगदान लिया जा सकता है। अब इसके लिए कुछ सिद्धांत देंगे वो। चॉम्स्की का कथन है कि भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, जिसके लिए कक्षा में बच्चों को विविध भाषा प्रयोग करने से परिचित कराने के अवसर दिए जाने चाहिए। ये इसको कहते हैं एक अच्छा एटमॉस्फेयर क्रिएट करना बच्चों के बीच में। कथन नंबर 2 चॉम्स्की का, बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं। तीसरा कथन है, भाषाई समाज के कारण बच्चे भाषा सीखते हैं। भाषाई समाज मतलब जिस समाज में वो रहता है उसकी वजह से। चॉम्स्की का कथन, अगला कथन जो है, देखिए कितने सारे कथन दिए हैं उन्होंने चॉम्स्की ने। चॉम्स्की का अगला कथन है कि बच्चे भाषण के लिए सहज क्षमता के साथ पैदा होते हुए हैं। वे संचार और भाषाई संरचनाओं को सीखने और आत्मसात करने में सक्षम होते हैं। भाषाई संरचना का मतलब होता है वे संचार मतलब कम्युनिकेशन, वार्तालाप करना, बातचीत करने के लिए। और भाषाई संरचनाओं को मतलब होता है कि वे जो छोटे छोटे सेंटेंस होते हैं, वाक्य होते हैं, उनकी बात कर रहे हैं। वो अपने आप सीख लेते हैं, बोले इतनी समझ उनके अंदर आ जाती है। पर वो व्याकरणिक दृष्टि से सही है या नहीं है तो उसके लिए थोड़ा सा प्रयास करना होता है। चॉम्स्की का कथन और क्या है, भाषा का विकास एक संपत्ति है जो स्वतंत्र रूप से बुद्धि का कार्य करता है। देखिए कितनी अच्छी बात कही है कि भाषा का विकास एक संपत्ति है जो बच्चे को जन्मजात मिली है, बोले, जो स्वतंत्र रूप से बुद्धि का कार्य करती हैं। मतलब वो ऐसा है कि बोले जैसे बुद्धि होती है ना, खुद ब खुद चलने लग जाती किसी कार्य के प्रति, वैसा यहां पर इन्होंने कहा है। चॉम्स्की का सिद्धांत, देखिए सिद्धांत में कई सारे सिद्धांत दे के रखे। एलईडी का सिद्धांत है ना, और भी नाम है, मैं आपको बताता हूं इन्होंने कितने अच्छे अच्छे और क्या क्या चीजें दी हैं, वो सब आएगा अभी यहाँ पर। चॉम्स्की के सिद्धांत, पहला सिद्धांत है प्लास्टिसिटी का सिद्धांत। उन्होंने बताया बचपन एक महत्वपूर्ण अवधि है। बचपन के दौरान भाषा सीखना बड़ा आसान होता है, क्योंकि उस समय बच्चा जो होता है वो बिल्कुल कोरी स्लेट की तरह होता है, एक मिट्टी की तरह होता है, उसको जैसा चाहे वैसा गढ़ सकते हैं। प्लास्टिसिटी भाषा के लिए स्पंज है। आपने एक स्पंज कभी देखा होगा जिसमें अगर कहीं पानी वानी फैला हो, उस स्पंज को वहां रख दो तो वो पूरा पानी सोख लेता है अपने अंदर, क्योंकि उसमें छोटे 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 रोम छिद्र होते हैं, वो पानी को सोख लेता है। और उस पानी को आप चाहे जहां चाहे वहां ले जाकर निचोड़ दीजिए तो पूरा स्पंज सूख जाता है। वैसे इसमें यह कहा गया है प्लास्टिसिटी भाषा के लिए स्पंज है जो जन्म से पूर्व और किशोर अवस्था तक जाता है, क्योंकि बचपन और किशोर अवस्था में जिस भाषाओं को पढ़ना सीखना चाहते हैं वह आसानी से सीख जाते हैं अपेक्षाकृत वयस्कों से। तो बचपन और किशोर अवस्था के पहले की जो अवस्था है होती है वो बोले एक स्पंज की तरह होती है, जो बड़ी जल्दी और बड़ी आसानी से किसी भाषा को सोख लेती हैं। अगला सिद्धांत है जन्मजात सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत इनका, जन्मजात सिद्धांत में यह कहा है कि भाषा एक विशेषता है जो सभी में जन्मजात होती है। यह सिद्धांत व्यवहारवादी सिद्धांत के बिल्कुल विपरीत है। क्वेश्चन आएगा कि चॉम्स्की का कौन सा सिद्धांत व्यवहारवादी सिद्धांत के विपरीत है। सार्वभौमिक व्याकरण का सिद्धांत, इसे जेनरेटिव ग्रामर की संज्ञा दी गई है। ये क्वेश्चन मुझे वर्ग 1 में देखने के लिए मिला था कि जेनरेटिव ग्रामर का सिद्धांत किसने दिया है, चॉम्स्की ने दिया है। इसको यूनिवर्सल ग्रामर भी कहते हैं, या अब ये डायरेक्ट नहीं देंगे, सीधा यूजी पूछेंगे, यूजी सिद्धांत किसने दिया, टीजी सिद्धांत किसने दिया, जीजी सिद्धांत किसने दिया, एलईडी सिद्धांत किसने दिया। ये ऐसे नाम आते हैं क्वेश्चन पेपरों में, और ये इंग्लिश में लिखे रहेंगे। यूनिवर्सल ग्रामर, ट्रांसफॉर्मेशन ग्रामर, जेनरेटिव ग्रामर, ये सारे सिद्धांत जो है चॉम्स्की ने दिए हैं। सार्वभौमिक व्याकरण का सिद्धांत का प्रस्ताव भी इन्होंने ही दिया था। इनका मानना यह है और भी
इनका मानना है इनका मानना है कि बालक जिस भाषा को सुनता है उसकी व्याकरण को अपने आप सीखता है। इसलिए इस सिद्धांत को जेनरेटिव ग्रामर थ्योरी भी कहा जाता है। भाषा अधिग्रहण यंत्र, जिसको एलएडी कहा है, बच्चों को भाषा को नियंत्रित करने वाले नियमों को सीखने के लिए प्रेरित करता है। इस यंत्र के कारण बच्चे अपने परिवेश में या परिवेश से सहजता से भाषा प्राप्त करते हैं और बिना सीखे भी स्वयं व्याकरण के नियम उत्पन्न करते हैं। उन्होंने इस स्वनिर्मित व्याकरण को सार्वभौमिक व्याकरण या यूनिवर्सल ग्रामर कहा है, क्योंकि इसके अनुसार संरचनात्मक नियमों के कुछ समूह मनुष्य के लिए सहज तथा संवेदी अनुभव से स्वतंत्र है। मतलब एलएडी का मतलब यह है कि बच्चे कुछ नियम जो भाषा सीखते हैं उसकी व्याकरण को अपने आप ग्रहण करना सीख लेते हैं। जैविक सिद्धांत, प्रत्येक मनुष्य का बच्चा भाषा का एक सॉफ्टवेयर लेकर पैदा हुआ है। यही मैं आप लोगों से बताना चाह रहा था कि इन्होंने सॉफ्टवेयर के लिए भी एक सिद्धांत दिया है। जैविक सिद्धांत, प्रत्येक मनुष्य का बच्चा भाषा का एक सॉफ्टवेयर लेकर पैदा होता है। इस सिद्धांत के अनुसार मनुष्य प्रजाति में भाषा के लिए स्पष्ट जैविक गुण विद्यमान है जो उसे पशु जगत से भिन्न करता है या अलग कर देता है। चॉम्स्की के लिए भाषा संरचना को दो भागों में बांटा इन्होंने। कौन कौन से दो है देख लेते हैं। सतही संरचना और गहरी संरचना। सतही संरचना का मतलब होता है ऊपर ऊपर का ज्ञान। उसमें ये नहीं देखा जाता है कि संज्ञा कब आएगी, सर्वनाम कब आएगा, संज्ञा के बाद क्या होना चाहिए। मतलब एक स्ट्रक्चर बना के नहीं पढ़ना कि संज्ञा, फिर उसके बाद में क्रिया होना चाहिए कि सहायक क्रिया होना चाहिए कि मुख्य क्रिया होनी चाहिए, या ये नहीं देखते हैं कि कर्ता के बाद कर्म हो, कर्म के बाद क्रिया हो। ये सब नहीं देखा जाता है, सिर्फ वो वाक्य बना लेते हैं, उसके स्ट्रक्चर पर ध्यान नहीं देते। इसको बोलते हैं सतही संरचना। इसमें जितनी समझ होती है उतनी ही भाषा का प्रयोग कर लेते हैं। जैसे एक उदाहरण के लिए लिखा है, इसको बोलते हैं वाक्य विन्यास। देखो, दो तरह के वाक्य होते हैं, एक होता है वाक्य विन्यास और एक होता है अर्थ विन्यास। वाक्य विन्यास में क्या होता है कि केवल भाषा बोलकर लिख दी जाती है, उसमें व्याकरण का बिल्कुल भी समावेश नहीं करते, ध्यान नहीं दी जाती, त्रुटियां बहुत रहती हैं। जबकि अर्थ विन्यास में क्या होता है कि वाक्य लिखा तो जाएगा परंतु बिल्कुल स्ट्रक्चर के साथ लिखा जाएगा। जैसे इंग्लिश में लिखते हैं ना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब, ऐसे हिंदी में भी लिखते हैं कर्ता। अगर कर्ता नहीं आ रहा है तो फिर आप लोगों के पास विषय को रखा जाता है सामने, तो कर्ता, फिर कर्म, फिर करण, फिर क्रिया, फिर सहायक क्रिया, वैसे रखा जाता है। तो इसमें देखो एक उदाहरण लिखा है सतही संरचना में, रावण डंडे को राम से मार रहा है। तो भाई ये वाक्य में कहीं कुछ सही जुगाड़ या सही व्यवस्था नहीं जमी है। गहरी संरचना, इसमें व्याकरण के नियमों को व्यवस्थित प्रयोग करके लिखा जाता है। राम ने रावण को बाण से मारा। तो देखो, राम हो गए यहाँ पर कर्ता, रावण हो गए यहाँ पर उसके लिए कर्म, बाण हो गए उसके लिए करण, और मारना हो गई क्रिया। तो इसको कहते हैं अर्थ विन्यास। क्या कहते हैं? अर्थ विन्यास। अब है अगला है एलएडी का सिद्धांत। अब एलएडी का सिद्धांत क्या कहता है चॉम्स्की का, वो देखिए। लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, एलएडी का फुल फॉर्म है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। मानव मन कई काल्पनिक मॉड्यूल है। मानव मन जो होता है बोले उसके अंदर बहुत सारी कल्पनाएं समाहित होती है, उसका एक मॉड्यूल है ये, जो भाषा अधिग्रहण के लिए बच्चों की सहज प्रवृत्ति के लिए जिम्मेदार होता है। हमारे अंदर बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं बोले, जो हम बड़े आसानी से भाषा को ग्रहण करने के लिए काम करने लग जाते हैं, ऐसा कहने का आशय। बालक में भाषा ग्रहण करने की जन्मजात प्रवृत्ति होती है, जिसे भाषा अर्जन यंत्र एलएडी, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के नाम से जाना जाता है। भाषा अधिग्रहण यंत्र एक सहज आनुवांशिक रूप से नियंत्रित मानसिक क्षमता है, जो शिशु को भाषा प्राप्त करने और
उत्पादन करने में सक्षम बनाते हैं। चॉम्स्की ने कहा है महत्वपूर्ण अवधि या संवेदनशील अवधि परिकल्पना में भी विश्वास करते थे। मतलब ये संवेदनशील और महत्वपूर्ण अवधि जो बच्चे की आयु होती है उसमें भी एक विश्वास रखते थे। इनके अनुसार बच्चे के जीवन के पहले कुछ वर्ष वह महत्वपूर्ण अवधि होती है जिसमें बच्चा पर्याप्त उत्तेजनाओं के साथ सहजता से भाषा प्राप्त करता है। क्योंकि उसको बड़ा आनंद आता है ना, तो हम लोग बहुत सारे बात करते रहते हैं, भले ही वो छोटा है पर उससे बात करते रहते हैं, भाई बेटा ये बोलो वो बोलो, तो बड़ी सहजता से और बड़ी एफर्ट लगाकर काम करने की प्रयास में रहता है। चॉम्स्की का कहना है अगला कथन है चॉम्स्की का, भाषा अधिग्रहण यंत्र उम्र के साथ साथ कमजोर होता जाता है, जिसके बाद भाषा अधिग्रहण कठिन और अंततः कम सफल होता है। क्योंकि बचपन से और इनका कहना है कि उम्र के साथ साथ ये बढ़ता भी है और एक जब उम्र अधिक हो जाती है तो ये धीरे धीरे कम भी होने लगता है, ऐसा कहने का आशय है इनका। जीन पियाजे संज्ञानवादी विचारक है ये, स्विट्जरलैंड के। इन्होंने क्या कहा है, भाषा अन्य संज्ञानात्मक तंत्रों की भांति परिवेश के साथ अंतःक्रिया के माध्यम से विकसित होती है। बोले संज्ञानात्मक तंत्रों की भांति अंतःक्रिया के माध्यम से विकसित होती हैं। पियाजे का मानना है कि अहम केंद्रित भाषा की संकल्पना अंतःक्रिया आत्मसातकरण के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ी होती है, ऐसा कहने का आशय। पियाजे का मानना है कि भाषा और विचार जन्म से जुड़े होते हैं पर जन्मजात नहीं होते, ऐसा कह सकते हैं। ये तो उसने कहा है ना, चॉम्स्की ने। पियाजे मानते थे कि मानसिक प्रतीकों में संसार को निरूपित करने का हमारा सबसे लचीला साधन ही भाषा है। हम किस चीज को किस रूप में निरूपित करते हैं उसका साधन ही भाषा है। बोले पियाजे 1952 में इन्होंने बच्चों पर अध्ययन करके निष्कर्ष दिया है कि बच्चे ने बताया कि जब हम किसी भाषा या समस्या पर चिंतन करते हैं तो भाषा जगत की जानकारी मानसिक स्तर पर सहायक होती हैं। जो विचार मन में होते हैं वे जिह्वा पर प्रभाव डालते हैं। यह बात और है कि उन्हें व्यक्त नहीं कर पाते। देखो कितनी अच्छी बात इन्होंने जीन पियाजे ने बच्चों से सुनी और उसी बात को समझकर उन्होंने अपना सिद्धांत प्रतिपादित किया है। उन्होंने ये जानने का प्रयास किया कि बच्चों के मन में जो चिंतित चीजें होती हैं वो भाषा जगत की जानकारी उसकी मन में आती है सहजता से, और वो विचार उसके मन में होते हुए जिह्वा पर प्रभाव तो डालते हैं पर कई बार वो जिह्वा जो होती है जिह्वा के माध्यम से वो व्यक्त नहीं कर पाते या बोल नहीं पाते हैं। अब बात करते हैं लेव स्कोनविच वाइगोत्स्की जो कि मास्को से है, रूस से। इनके अनुसार मानव के संस्कृति तथा जैविक समाज का सिद्धांत दिया है इन्होंने, विकास के सिद्धांत दिए हैं। कौन कौन से? मानव के संस्कृति तथा जैव सामाजिक विकास का सिद्धांत। बच्चा भाषा विकास के दौरान दो बोली बोलता है। कौन कौन सी? एक होती है आत्म केंद्रित या अहम और दूसरी होती है सामाजिक। नाम लिखे हुए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बड़े अच्छे तरीके से, और यहाँ क्वेश्चन भी क्या है वो भी बताया है। भाषा विकास के दौरान दो बोली बोलता है बच्चा। पहली है अहम केंद्रित या आत्म केंद्रित और दूसरा है सामाजिक। वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा एक अर्जित योग्यता है। भाषा क्या है? एक अर्जित योग्यता। अर्जित मतलब हमने जो प्राप्त कर रखी है वो। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार सीटेट सितंबर 2016 का क्वेश्चन है, ऑप्शन दे रखे हैं। भाषा विकास मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है। वयस्क और साथियों के अन्योन्य क्रिया करने का भाषा के विकास में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। भाषिक विकास में संस्कृति की भूमिका बहुत कम होती है। बच्चे भाषा अर्जन की एक युक्ति से कोई भाषा सीख लेते हैं। तो देखो भाई इसका सही आंसर क्या है? ए। भाषा या भाषिक विकास मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है। ये इसका क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को मिल गया है, ए नंबर का आंसर था। अगला देखिए, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चा व्यक्तिगत वार्ता स्वयं से बात है ना क्यों करता है? तो स्वयं को
दिशा देने के लिए कार्य करने व्यक्तिगत वार्ता करता है, स्वयं से बात करता है। जिक्सा पहेली को हल करते समय, एक क्वेश्चन है, एक लड़की का नाम है जिक्सा, पहेली को हल करते समय 5 वर्ष की नजमा, अच्छा जिक्सा पहेली एक पहेली है उसकी बात करते हैं, एक पहेलियाँ होती हैं उनकी बात है। जिक्सा पहेली को हल करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है कि नीला टुकड़ा नीला टुकड़ा कहाँ है? नहीं नहीं, ये वाला नहीं, गाढ़े नीले रंग वाला हिस्सा। जिक्सा पहेली में वह जो पजल हल कर रही होगी उसके लिए, मतलब जिक्सा पहेली आप लोगों ने पहले एक सुना होगा कि कई सारे चेहरे वगैरह बनाए जाते थे और कलर वगैरह मिलाकर बनाए जाते थे, वो होती है एक पजल, है ना, उसको कहते हैं। वाइगोत्स्की ने भाषा विकास के संदर्भ में सबसे अधिक ध्यान किस पर दिया है? तो सामाजिक अंतःक्रिया पर ध्यान दिया। अब जीन पियाजे और वाइगोत्स्की के जो सिद्धांत है या जो विचार है उस पर आधारित एक क्वेश्चन है और दोनों के विचारों के अंतर क्या क्या है वो देखते हैं। जीन पियाजे ने कहा है कि पहले विचार फिर भाषा आती है, जबकि वाइगोत्स्की ने कहा भाषा और विचार विकास अलग अलग होते हैं। जीन पियाजे ने कहा विकास से भाषा आएगी और वाइगोत्स्की ने कहा 2 वर्ष के बाद भाषा एवं विचार का विकास एक दूसरे पर निर्भर होता है। इन्होंने कहा जीन पियाजे ने अहम केंद्रिता या आत्म केंद्रिता होती है भाषा सीखने के लिए, जबकि इन्होंने कहा व्यक्तिगत वार्ता या स्वयं से बात करना होता है भाषा अर्जन के लिए। पहले विकास फिर सीखना होता है और इन्होंने कहा पहले सीखना फिर विकास होता है। ये बड़े ही महत्वपूर्ण बिंदु है। नोट, भाषा सीखने का आदर्श समय पूर्वकाल बताया इन्होंने और इन्होंने नहीं बताया ऐसा कुछ। वाइगोत्स्की का मानना है कि बच्चा पहले भाषा सीखता है फिर उसका विकास होता है, जबकि जीन पियाजे का मानना है कि पहले बच्चे का विकास होता है फिर भाषा का विकास होता है। ये क्वेश्चन तो न जाने कितनी बार आ चुका है। भाषा वाइगोत्स्की के सिद्धांत के लिए केंद्रीय है और विकास में 3 अलग अलग भूमिकाएं निभाती हैं। वाइगोत्स्की के सिद्धांत के लिए केंद्रीय मतलब वो सेंटर में रखकर फोकस करके भाषा को सीखने की बात करते हैं। पहला, यह शिक्षार्थी को दूसरे के पास पहले से मौजूद ज्ञान तक पहुंचाने में मदद करती है, ज्ञान प्रदान करती है। मतलब भाषा जो होती है, किसी के पास अगर कोई ज्ञान पहले से है तो वहां तक पहुंचाने में, क्योंकि हम उसके सीख रहे होते हैं ना चीजें, इसलिए। दूसरा, भाषा एक संज्ञानात्मक उपकरण है जो उन्हें दुनिया के बारे में सोचने और समस्या को हल करने की अनुमति भी देती है। तीसरा, भाषा हमारी अपनी सोच को विनियमित करने और प्रतिबिंब करने का एक प्रमुख साधन भी होता है। तो ये है वाइगोत्स्की और जीन पियाजे के बारे में कुछ जानकारी है जिन्होंने भाषा विचार के बारे में कहा है। सहभागितावादी का सिद्धांत ये दिया है स्किनर और बेंडूरा ने। किसने दिया है? स्किनर और बेंडूरा ने। आइए इनको थोड़ा सा देख लेते हैं, ये सिद्धांत क्या कहते हैं। सहभागिता सिद्धांत, ये सिद्धांत दिया है स्किनर और बेंडूरा ने। स्किनर यूएसए से हैं। इनके अनुसार है कि बालक भाषा अनुकरण व पुनर्बलन के माध्यम से सीखता है, रीइंफोर्समेंट। शिक्षण का स्किनर सिद्धांत, जिसको ऑपरेशनिज्म सिद्धांत भी कहा जाता है, स्किनर ने अंतः वाक्य संकल्पना भी दी है। स्किनर का कहना है कि विचार भाषा अनुकरण के माध्यम से सीखी जाती हैं। स्किनर का क्या कहना है कि विचार भाषा अनुकरण के माध्यम से सीखी जाती हैं, जबकि बेंडूरा जो है वो कनाडा से हैं, यूएसए में ही। कनाडा, बालक भाषा अनुकरण से सीखते हैं, इन्हें पुनर्बलन को महत्व नहीं दिया इन्होंने। और स्किनर ने क्या दिया है? पुनर्बलन पर जोर दिया। और इसने क्या दिया है? इसने कहा कि अनुकरण से सीखते हैं, पुनर्बलन पर जोर नहीं दिया। सहभागिता के सिद्धांत के अनुसार, इनका सिद्धांत सहभागिता का, भाषा का विकास पर्यावरण के कारण होता ही है। सहभागितावादी सिद्धांत इस बात से सहमत नहीं है कि भाषा के विकास में आनुवंशिकता की थोड़ी भी भूमिका होती है। भाषा, अगले जो कुछ कथन है उसके बारे में, कि भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में
गढ़ने का आशय क्या है, ऐसा एक क्वेश्चन आया था, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले पीछे वाले इसमें बताया था। गढ़ने का मतलब होता है सांस्कृतिक परिवेश से। समाज, सांस्कृतिक परिवेश, बच्चा वास्तविक रूप से अपने घर और समाज के वातावरण से भाषा अर्जित कर लेता है। तो ये है एक स्ट्रक्चर यहाँ पर है, देखिए ये है व्याकरण। और व्याकरण के लिए क्या क्या आवश्यक होती है, तो शब्द होते हैं, वाक्य होते हैं, ये आते हैं भाषा के अंतर्गत। और इसको आसानी से हम लोग समाज में या परिवार में रहकर आसानी से ग्रहण कर सकते हैं। ये उसका कहने का आशय है इस स्ट्रक्चर के माध्यम से, जिसको आप लोगों ने रीजनिंग में पढ़ते हैं ना। चलिए नोट करके लिखी हैं कुछ बातें कि जब हम बच्चे के साथ बातचीत करते हैं तो हम बच्चे को भाषा अर्जित करने के लिए एक परिवेश दे रहे होते हैं। ये क्वेश्चन आएगा कि जब हम बच्चे से बातें करते हैं तो बच्चे को हम किस तरह का माहौल दे रहे होते हैं, तो भाषा अर्जित करने का एक परिवेश देते हैं। प्रश्न है, प्लेटो का कथन है कि बच्चा बड़ों के बीच एक विदेशी की तरह होता है, किसी या किस भाषाई या भाषिक सच्चाई की ओर संकेत करता है। देखो, कहने का आशय है, प्लेटो ने ये कहा कि बच्चा बड़ों के बीच में एक विदेशी की तरह होता है, क्योंकि विदेशी के लिए भी वो भाषा बिल्कुल अनभिज्ञ होती है ना। अगर आज हम यहाँ से यूरोप चले जाए और हमें वहाँ की भाषा नहीं आती है तो हम उनको मुंह को देखते रहते हैं, ताकते रहते हैं। वैसे ही इनका भी कहना है। तो इसका उत्तर ये है, बच्चे अपनी भाषा में बोलते हैं जिसे बड़े सही नहीं समझ पाते। देखो, ऐसा है कि जब बच्चा सीख रहा होता है ना तो टूटी फूटी बातें में बोलता है, तो बड़े लोग उसको समझ नहीं पाते हैं, तो वो उनके तरफ फिर बड़े अचरज और बड़े असहज तरीके से देखते हैं, उसको कहा गया। प्रश्न, भाषा शिक्षण के संदर्भ में हमें प्रथम भाषा की तरह द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी के सहज अर्जुन नहीं है वो, अर्जन के लिए, सहर अर्जन नहीं है, सहज है वो, है ना, सहज अर्जन, इसको काट देना है ना। सहज अर्जन के लिए प्रिंट समृद्धि वातावरण की जरूरत होती है। तो इसका उत्तर भी ये कह सकते हैं कि विद्यालय आने से पूर्व बच्चों के पास अपनी भाषा की, मतलब यहीं पर क्वेश्चन भी छिपा है और उसका आंसर भी छिपा हुआ है। विद्यालय आने से पूर्व बच्चों के पास अपनी भाषा की जटिलता और समृद्ध संरचनाएं होती हैं। अपनी भाषा में समझने और समझाने की कुशलता से लैस होते हैं वो। ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि बच्चे जब विद्यालय आते हैं तो उनके पास कौन सी समस्या होती है। वाइगोत्स्की तथा जीन पियाजे के, अब यहां से कुछ क्वेश्चन है जो ये हमने टॉपिक पढ़े हैं उस पर आधारित कुछ क्वेश्चन है। वाइगोत्स्की तथा जीन पियाजे के परिप्रेक्ष्य में एक प्रमुख भिन्नता क्या है? व्यवहारवादी सिद्धांतों की आलोचना, ज्ञान के सक्रिय निर्माताओं के रूप में बच्चों की संकल्पना, बच्चों को एक पालन पोषण का परिवेश उपलब्ध कराने की भूमिका, भाषा एवं चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण। तो दोनों की भिन्नता यही है, भाषा एवं चिंतन के बारे में। तो यहां पर आप लोगों को उत्तर भी प्राप्त हो गया होगा, भाषा एवं चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण अलग अलग हैं। सीटेट 2015 का प्रश्न है। अगला प्रश्न नंबर ये कहता है 15, जो भी अगला है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा वाइगोत्स्की के द्वारा प्रस्तावित विकास तथा अधिगम के बीच संबंध का सर्वश्रेष्ठ रूप से सार प्राप्त करता है या प्रस्तुत करता है? विकास अधिगम से स्वाधीन है, अधिगम एवं विकास समांतर प्रक्रियाएं हैं, विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती हैं, और विकास अधिगम का समानार्थक है। तो विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती हैं, ये कुछ कहने का आशय है इनका। किसका है ये? वाइगोत्स्की का। इनका कहना ये है ना कि पहले अधिगम होता है फिर विकास होता है, जबकि जीन पियाजे क्या कह लेते हैं कि पहले विकास होता है फिर अधिगम। इसलिए आंसर यहां पर ऐसा जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय खालिस्तान व्यक्ति को जाता है, यह कथन किसने कहा? पियाजे ने कहा है। किसने कहा है? पियाजे ने। अगला क्वेश्चन, विचार न केवल भाषा को निर्धारित करते हैं बल्कि उसे आगे भी बढ़ाते हैं, यह विचार किसके द्वारा रखा गया है? वाइगोत्स्की, पावलाव, जीन पियाजे, कोहलबर्ग। तो इसका सही उत्तर है जीन पियाजे। क्या है इसका सही उत्तर? जीन पियाजे। अगला प्रश्न,
किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार सीखने का मतलब ज्ञान निर्माण करना है? इसका भी आंसर जीन पियाजे हैं। बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न है ये सारे के सारे। अगला प्रश्न, जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे निम्न में से किसके द्वारा सीखते हैं? तो सही प्रकार से ध्यान जानकारी को याद करना, उपयुक्त पुरस्कार दिए जाने पर अपने व्यवहार में परिवर्तन करना, समाज के अधिक योग्य सदस्यों के द्वारा उपलब्ध कराए गए सहारे के आधार पर, और अनुकूलन की प्रक्रिया द्वारा। तो सही उत्तर तो अनुकूलन की प्रक्रिया द्वारा ही होगा। डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न, एक बच्ची को उसके पिता चहलकदमी करा रहे थे। चहलकदमी मतलब होता है वॉकिंग करा रहे थे, मॉर्निंग वॉक वगैरह, ऐसा कह सकते हैं आप लोग। बच्ची जानती थी कि चिड़िया जैसी चीजें होती हैं। चिड़िया जानती थी पर वो, अब देखते हैं प्रश्न में और क्या लिखा है, परंतु उसके कभी पतंग को नहीं देखा था। चिड़िया को तो जानती थी पर उसने कभी पतंग नहीं देखी थी। पतंग को देखकर उसने कहा चिड़िया को तो देखो, मतलब वो पतंग को क्या कह रही है? चिड़िया। उसके पिता ने कहा यह एक पतंग है। यह उदाहरण किस तरफ मतलब किसको दिखा रहा है? सम्मिलन को, समायोजन को, संरक्षण को, या वस्तु का प्रदर्शन? तो ये इसको कहते हैं सम्मिलन। किसको? सम्मिलन का मतलब होता है कि दोनों में सिमिलर होती है। बोले कि सम्मिलन मतलब एक तरह से ये कह सकते हैं कि दोनों की एक जैसी व्यवस्था है। बोले ये भी उड़ रही है, वो भी उड़ रही है, तो बोले दोनों एक ही जैसी चीजें हैं, उसको उसने सम्मिलन कहा है। अगला देखिए, घटना और वस्तुओं के बारे में एक बच्चा तार्किक रूप से सोच सकता है। पियाजे के चरणों के संबंध में सही कथन है। सेंसरी तांत्रिक, प्रारंभिक संचालन प्रक्रिया, मूर्त संचालन और औपचारिक संचालन। तो आप लोगों ने जो जीन पियाजे के सिद्धांत पढ़ोगे उसमें ये सब चीजें मिलेगी। कहाँ पर? सीडीपी वाले में। तो मूर्त संचालन कहते हैं इसको, और उसके आधार पर हमें क्वेश्चन तैयार करना है। वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? तो ये देते हैं सामाजिक चीजों पर। किस पे देते हैं? सामाजिक पर। वो तो अभी आप लोगों ने इसी सिद्धांत में जब पढ़े थे तो वहीं पर सुन लिया होगा। जीन पियाजे की कौन सी अवस्था का संबंध अमूर्त एवं तार्किक चिंतन पर आधारित होती है? तो ये होता है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था पर। संवेदीगामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त और मूर्त। तो इसका सही आंसर है अमूर्त। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर अगला, भाषा विकास के संदर्भ में इनमें से कौन सा क्षेत्र पियाजे द्वारा कमतर आंका गया है? जीन पियाजे द्वारा कमतर आंका गया। कमतर का मतलब होता है छोटा माना गया है। अहम केंद्रित भाषा, विद्यार्थी द्वारा संक्रियात्मक संरचना, अनुवांशिकता और सामाजिक अंतःक्रिया। भैया अगर यहाँ पर पियाजे की बात करें तो वो अंतः सामाजिक क्रिया पर बात कम करते हैं, क्योंकि यहाँ तो बात वाइगोत्स्की करते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न, वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा होती है? तो वाइगोत्स्की के सिद्धांतों में समाज भी होता है, संस्कृति भी होती है, भाषाई भी होती है, जैविक चीजें नहीं होती है, ऐसा समझिएगा। अगला, वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार संस्कृति और भाषा विकास के महत्वपूर्ण भूमिका होती है। संस्कृति और भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बच्चे अलग क्षेत्र में चिंतन करते हैं और वे पूर्व परिप्रेक्ष्य नहीं लेते हैं। परिप्रेक्ष्य नहीं लेते। यदि निम्न आयु पर अमूर्त सामग्री को प्रस्तुत किया जाए तो बच्चे मूर्त तरीके से चिंतन करते हैं। स्वनिर्देशित वाक सहयोग का निम्नतर स्तर है। इनका सही आंसर जो है भाषा और संस्कृति विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ऐसा कहने का आशय है। अगला प्रश्न देखिए, बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन वाइगोत्स्की से सहमत होते हैं या वाइगोत्स्की सहमत होते हैं? इन कथनों में से, बच्चे तब सीखते हैं जब उनके लिए आकर्षक पुरस्कार निर्धारित किए जाते हैं। बच्चों के चिंतन को तब समझा जा सकता है जब प्रयोगशाला में पशुओं पर प्रयोग किए जाए। बच्चे जन्म से शैतान होते हैं और उन्हें दंड देकर नियंत्रित किया जाता है। बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से सीखते हैं, और यही आंसर है डी, सामाजिक क्रिया।
तो ये है आज का अंतिम प्रश्न और टॉपिक के साथ साथ प्रश्न भी करा दिए हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं? वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं? बच्चे अपने प्रति वयस्कों का ध्यान आकर्षित करने के लिए नहीं, बच्चे स्वभाव से बहुत बातूनी होते नहीं, बच्चे अहम केंद्रित होते हैं, बच्चे अपने कार्य को दिशा निर्देश देने के लिए बोलते हैं। इन दोनों में से कोई एक आंसर आपके पास होना चाहिए। आप लोगों के अनुसार बिल्कुल सही बात है, दिशा निर्देश देने के लिए। अच्छा, एक और प्रश्न है, इस प्रश्न को भी देख लेते हैं। पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से खालिस्तान भिन्न होता है बजाय इसके। कौन सी चीजें? तो पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से प्रकार से भिन्न होता है बजाय मात्रा के। ये बात यहाँ पर लिखी हुई थी। अच्छा, एक और प्रश्न है, कुछ और प्रश्न है भाई, हल कर लेते। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षकों के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि को वरीयता देंगे? मानकीकृत परीक्षण, तथ्यों पर आधारित प्रत्यस्मरण के प्रश्न, वस्तुपरक बहुविकल्पीय प्रश्न प्रकार के प्रश्न और सहयोगी प्रोजेक्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मानकीकृत परीक्षण। अगला, जिन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? वयस्कों के व्यवहार का आकलन करना। अच्छा, उसका ऊपर वाले प्रश्न का जो उत्तर था वो है मानकीकृत, है ना। अगले, अच्छा, इसका उत्तर जो है वो मानकीकृत है भैया। क्या है? मानकीकृत। हालांकि यहाँ दिख रहा होगा उत्तर भी, मैंने लिख कर रख दिया है। जिन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए क्या आवश्यक है? वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन, ईश्वरीय न्याय पर विश्वास, शिक्षकों और माता पिता का पुनर्बलन, शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोज। तो सही आंसर है पर्यावरण की सक्रिय खोज, डी नंबर उत्तर। चलिए, तो ये थे आज का टॉपिक और महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि कंप्लीट कराए गए हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इसको पढ़िएगा, आपके बहुत सारे पेपरों में ये सब काम आने वाला है। तो आज के लिए इतना ही। इतिश्री, जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक इंतजार कीजिए।